वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। और इस पाठ का ये सेशन नंबर 5वां है। इस पाठ के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और इन्होंने इस पाठ में अपने दूरगामी अर्थात दूर के सोचने के विचार और खुले विचारों का उदाहरण दिए हैं कि हमें लेखक के यह गुण इस पाठ के द्वारा दिखाई देते हैं। यह पाठ जो है एक निबंध है, और इस पाठ में लेखक ने उस जमाने में जो स्त्री शिक्षा के जो विरोधक थे, उन्होंने जो अपने दलीलें दी थे, उनका निराकरण इस पाठ के द्वारा कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन कौन से कुतर्क का दलीलों का निराकरण किस प्रकार से दिए हैं, हमने अब तक देखा। आगे भी लेखक हमें उन कुतर्कों का, उन दलीलों का खंडन कर रहे हैं, उसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि पढ़ने लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके, अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जो स्त्री शिक्षा के विरोधक थे, उन्होंने अपने दलीलों में लिखा था कि स्त्रियों के द्वारा जो ये व्यवहार होता है वह पढ़े लिखे होने के कारण ही यह अनर्थ होता है। तो लेखक कहते हैं कि पढ़े लिखने से यह अनर्थ, इससे कोई मेलजोल नहीं है। पढ़े लिखने से स्वयं कोई बात ऐसी नहीं होती जिसमें कोई अनर्थ हो सके, अनर्थ के बीज उसमें हरगिज नहीं होते। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं। अब अनर्थ कैसे केवल स्त्रियों के द्वारा होते हैं? नहीं, अनर्थ हो तो पुरुषों के द्वारा भी होते हैं। किस प्रकार से पढ़े लिखे पुरुष भी आज हम देखते हैं, उस जमाने में हम देखते थे कि किस प्रकार से दुर्व्यवहार करते थे, अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, विद्वान होने के बावजूद भी डकैता डालते थे, चोरी करते थे, किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार उनसे हो सकते थे। अपढ़ो और पढ़े लिखो दोनों से अब कितने ऐसे व्यवहार होते हैं, दुराचार होते हैं कि जो पढ़े लिखे होते हैं और जो अनपढ़ होते हैं, उनके द्वारा भी तो अनर्थ हमेशा होते रहते हैं। अनर्थ, दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं, और वे व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग ही अनपढ़ लोगों के द्वारा दुराचार हो सकता है, पापाचार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पढ़े लिखने से या अनपढ़ होने से नहीं, बल्कि ये व्यक्ति विशेष के भी गुण होते हैं। पढ़े लिखे लोग भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसी प्रकार अनपढ़ लोग भी दुर्व्यवहार कर सकते हैं। कभी कभी पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी अच्छे व्यवहार करते हैं। तो व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर भी हम उसको समझ सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब लेखक अपनी बात को बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखो हमारा जो यह समाज बना है वह स्त्री और पुरुष दोनों से बना हुआ है। भले ही आज समाज में जो पुरुष को प्रधानता दी जाती है, पुरुष प्रधान संस्कृति कही जाती है, स्त्रियों को भले ही द्वितीय स्थान दिया जाता है, लेकिन संसार का, विश्व का जो यह नियम जो है कि स्त्रियों और पुरुषों के बिना अधूरा है। स्त्रियों के बिना भी पुरुष अपूर्ण है, और पुरुषों के बिना भी स्त्रियां अपूर्ण है। तो इसीलिए हमें उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे परिवार के भविष्य के लिए, हमारे समाज के भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, अगर हमारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए तो उसे हमें स्त्रियों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने जमाने में जहाँ स्त्रियां न पढ़ती थी अथवा उन्हें पढ़ने की मुमानियत नहीं थी, वे इतिहास से अनभिज्ञ नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं। अब देखिए, लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जो जानबूझकर स्त्रियों पर अन्याय करते हैं उनको, अब बहुत सारे देखो पढ़े लिखे लोग न होने पर, हमारे जो पूर्वज अगर हम देखते हैं, हमारी नानी दादी वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्हें इतिहास की बहुत अधिक जानकारी। आज हम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो डिटेल्स हमें इतिहास के बारे में, पुराणों के बारे में नहीं होते हैं, वह स्त्रियां अनपढ़ होने के बावजूद भी उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उनका जो ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता थी, वह बहुत अधिक थी। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को अगर हम जानबूझकर उनको ज्ञान प्राप्त करने से मना करते हैं, तो यह बहुत ही समाज के लिए ऐसे लोगों को दंडनीय करना समाज की दृष्टि से योग्य होगा। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार
और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर समाज का एक पूरा वर्ग हम निरक्षर रखते हैं, अब जैसे पुरुषों से ये समाज बना है उसी प्रकार से एक पूरा वर्ग स्त्रियों से बना है। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज पर अपकार करना अर्थात उस पर अन्याय करना है, समाज के हम अपराधी है, क्योंकि समाज की उन्नति में यह बाधा डालने का कार्य है। अब देखिए जहाँ पर पुरुष पढ़े लिखे होते हैं तो उससे क्या होता है, जब स्त्री पढ़ती है तो कहा जाता है कि पूरा घर पढ़ता है। अब देखिए जो पुरुष पढ़े लिखे होते हैं हमारे परिवार में, लेकिन वो क्या करते हैं, घर में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देते। लेकिन स्त्री पढ़ी लिखी होने के बावजूद क्या करती है, अपने पूरे परिवार को वो पढ़ाती है, सिखाती है, घर के कार्यों में वो अपने शिक्षण का उपयोग करती है। इसीलिए तो वह अपने खर्चों का या अपने पूरे महीने का बजट वह अच्छे से कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और अपने बच्चों के पढ़ाई की तरफ वो ध्यान देते हैं। इसलिए कहा जाता है जब कोई एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक पुरुष पढ़ता है, लेकिन जब एक स्त्री घर में अगर पढ़ी होती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। इसलिए अगर जब एक स्त्री के पढ़ने से पूरे परिवार का उन्नति होती है, विकास होती है, तो सच में पूरे समाज का विकास हो सकता है और इससे हमारे देश का विकास निहित है। इसलिए स्त्रियों को पढ़ाने के विरोधक जो है वह समाज में उन्नति के बाधा डालने लायक है। अब आगे लेकर कहते हैं कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। अब देखिए शिक्षा चाहे वह पुस्तकी ज्ञान हो या अब देखिए पहले युग में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते थे स्कूल में जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर लेखक हमें आगे यही बातें बताने वाले कि शिक्षा यह बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। अब देखिए लेखक कहना चाहते हैं कि हमें ऐसी प्रणाली को बदलाव करना चाहिए। अब शिक्षा में जो आज हम देखते हैं स्कूलों में सीमित विषय होते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसमें बहुत सारे ज्ञान देने वाले विषय हो सकते हैं। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। अब देखो आज तो थोड़ा सुधारना हो चुकी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि उस जमाने में जब लेखक ने यह निबंध लिखा था, उस जमाने में 1914-13 में ये लेखक ने निबंध लिखा है, तो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं थी। तो लेखक कहते हैं कि इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए, खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। अब देखिए अगर उस समय की तात्कालीन वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं थी तो हमें स्त्रियों को पढ़ाने लिखाने से दूर नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम उस प्रणाली में सुधारना लाना चाहिए, न कि पढ़े लिखने को दोष देना चाहिए। लड़कों को ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। अब देखो उस समय में भले ही स्त्रियां नहीं पढ़ रही थी, लेकिन पुरुष पढ़ रहे थे, लड़के पढ़ रहे थे, तो या उनकी शिक्षा ग्रहण करने की जो प्रणाली थी वह अच्छी थी नहीं, तो हमें उस प्रणाली में ही चेंजेस करने चाहिए। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए। अब देखिए पुरुषों के जो पाठशालाएं थे, महाविद्यालय थे, स्कूल थे, उसकी प्रणालियां बुरी थी, लेकिन फिर भी उनके पढ़ाई में रुकावट आ रही थी नहीं, तो उसकी वजह से क्या कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए थे? नहीं, लेकिन स्त्रियों के लिए तो तुरंत कॉलेज स्कूल बंद कर दिए गए थे। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए, उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए। अब देखिए लेखक कहते हैं कि हमें मूल तत्व की तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें खुशी खुशी स्त्रियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने चाहिए। अगर शिक्षा की प्रणाली में हमें जिन चीजों की तरफ हमें ध्यान देना है कि जिन परिवर्तनों को हमें लाना चाहिए जिससे पूरे समाज में उसका स्वीकार करा जाए, हमें शिक्षा प्रणाली में चेंजेस करना चाहिए, उसका संशोधन करना चाहिए कि क्या स्त्रियों के लिए कौन सी शिक्षा ग्रहण करने से उनका विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है, इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली देनी चाहिए। अब देखिए हमने तो कितने उस जमाने में लेखक ने जो निबंध लिखे उसके पहले भी तो कितने स्त्री वर्ग ऐसे थे कि जो पढ़ रहे थे, उनके घरों में पुरुष प्रधान संस्कृति होने के बावजूद भी पुरुष वर्ग भी स्त्रियों को पढ़ाने के लिए लगे हुए थे। अब देखिए ज्योतिराव फुले, उन्होंने अपने खुद पत्नी को पढ़ाया और फिर ज्योतिराव फुले के द्वारा पढ़ने के बाद सावित्रीबाई फुले
खुद पढ़ने के बाद, अब उस समय भी तो समाज के पूरे वर्ग ने विरोध किया था, उनको तो कितना अन्याय सहन करना पड़ा था, लेकिन वह रुकी नहीं। वह अपने पति की सहायता से उन्होंने पहली महिला स्कूल ओपन की थी, और वह भी किस प्रकार से की थी हमें पता है। तो इस प्रकार देखो, हमें स्त्रियों को पढ़ाने पर रुकावट नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उनके विकास के लिए, उनके ग्रोथ के लिए हमें महत्व देना चाहिए, और ऐसी प्रणालियों में हमें सुधारना लानी चाहिए। अगर स्त्रियां पढ़ जाएगी तो यह मानसिकता हमें बदलना चाहिए कि पुरुषों के विकास में या उनके बराबरी में वो आ सकती है। पुरुषों के विकास में वो कभी रुकावट नहीं ला सकती, बल्कि उनके विकास में वो और भी सहायता दे सकती है। आज देखते हैं हम, उस समय अगर बहुत से स्त्रियों ने, पुरुषों ने अगर आगे कदम नहीं बढ़ाया होता, तो आज हम जो स्त्रियां हर क्षेत्र में आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आज महिलाएं काम नहीं करती, जहाँ पर महिलाओं ने वह उस क्षेत्र में विकास नहीं किया। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना कार्य पुरुषों के कदम के साथ कदम मिलाकर उठाया है। तो इस प्रकार हमें प्रणालियों में संशोधन करना चाहिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, किस तरह शिक्षा देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में देना चाहिए या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस करना चाहिए। विचार कीजिए, जी में आवे सो कीजिए। अब देखिए, वह सारे लोगों को दूरगामी उनके विचार यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमें स्त्रियों को पढ़ाना है, तो अब देखो बहुत सारे लोगों का विचार था कि स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन पुरुषों के साथ नहीं या लड़कों के साथ नहीं, तो स्त्रियों के लिए अलग से स्कूल बनाना चाहिए। उनको उन स्कूलों में उनके शिक्षा के साथ साथ घरेलू कामों के विकास किस प्रकार से हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो इस पर हमें बहस करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जो मन में आए वह सारे करना चाहिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। अब देखिए, लेखक कहना चाहते हैं कि अगर स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, अगर हम पुरुष पढ़ते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं, अगर स्त्रियां पढ़ना आरंभ कर देते तो उसमें दोष है। और ये लेखक कहते कि यह अनर्थ है, वह अभिमान का उत्पादक है कि पुरुषों के मन में हमेशा अहंकार आता रहा है। लेकिन आज हम देखते कि शिक्षा के वजह से कितने अच्छे चेंजेस भी हुए हैं। लोगों ने अपने पुराने रीति रिवाज, ख्यालों को पीछे छोड़ दिया है, और इसी शिक्षा के वजह से लोगों ने आधुनिक विचारों को ग्रहण किया है। इसीलिए तो जिस स्थान पर स्त्रियों को द्वितीय स्थान दिया जाता था, आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। और इसलिए लेखक कहता है कि गृह सुख का नाश करने वाला यह सारे मिथ्या तर्क दलील है, ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। तो अब लेखक कहते हैं कि जो पुराने रीति रिवाजों को पकड़कर बैठे हुए हैं, यह जिस प्रकार से वो विचार को व्यक्त करते हैं वह मिथ्या है, झूठ है। 16 आने अर्थात 100%, 100% यह झूठ है। तो इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक के दूरगामी विचार हमें पढ़ने को मिलते हैं। इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। अकुलीनता, कुल विरुद्ध आचरण, हरगिज, कदापि, किसी हालत में, पापाचार, पापपूर्ण आचरण, मुमानियत, रोक मनाही, अपकार, अहित, अभिज्ञता, ज्ञान, जानकारी, संशोधन, सुधार। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से जो शिक्षक स्त्रियों की शिक्षा के विरोधक थे, उन्होंने जो दलीलें दी थे, उन दलीलों को लेखक महावीर प्रसाद जी ने अपने निबंध के माध्यम से उचित निराकरण दिए। उनके प्रमाण उदाहरण सहित उनको किस प्रकार से उनके जो ख्याल थे, जो दलील थे, तर्क थे, वह गलत थे, वह दूरगामी विचारों के साथ हमारे सामने रखे हैं। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।